मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 बच्चियों के बलात्कार ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। दुनिया भर में एक खराब संदेश और बिहार का एक विकृत चेहरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पे बहुत सारे सवाल उसके बाद खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तब बिहार सरकार और नीतीश कुमार को कड़ी फटकार लगाई, एक बार नहीं कई बार। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अगर कहा जाए, सच कहा जाए ये कि नीतीश कुमार के पर एक तरह से बलात्कारी सरकार का ठप्पा लगा दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ था वो सरकारी संरक्षण में हुआ था। सरकार के संरक्षण में बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, भेड़ियों ने उनके जिस्म को नोचा और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार ने नीतीश कुमार को बार बार फटकार लगाई। नीतीश कुमार तक भी बलात्कार की आंच पहुंची थी, इस पूरे मामले की आंच पहुंची थी। कई आरोपियों ने उनके खिलाफ बाकायदा अदालत में हल्फनामा दायर करके, पिटीशन दायर करके, याचिका दायर करके कहा था कि उनके इर्द गिर्द भी इस मामले में उनके खिलाफ भी जांच की जाए, और कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अब इस पर फैसला आ गया है। आरोपी जो अब दोषी हो गए हैं, जो लोग भी दोषी थे उनको सज़ा दे दी गई है। और सबसे यानी सीबीआई की कामयाबी या नाकामयाबी जो भी कहें, उन तमाम बातों की अनदेखी की जो अदालत में सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ आरोपियों ने जो गंभीर आरोप लगाए थे, और तमाम सफ़ेद पोश नेताओं को न सिर्फ बचा ले गई थी सीबीआई, बल्कि किसी यानी सरकार के किसी भी मंत्री पे आंच आने नहीं दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब ये भी कहा था अपने आदेश में कि जितने भी डीएम हैं या सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार, लेकिन सरकार ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। मामला पड़ोसी राज्य कानपुर से जुड़ा हुआ है। कानपुर में राज्य सरकार का एक संरक्षण गृह है, जहां इसे जिस तरह से मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम था उसी तरह से कानपुर में है। वहाँ लड़कियों को रखा गया था। लड़कियां जो रखी जाती हैं उनमें से 57 लड़कियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इसका इंतज़ाम आज समझा जा सकता है कि किस तरह के इंतज़ामात इस तरह के शेल्टर होम में किए जाते हैं सरकारी स्तर पर, क्योंकि जब योगीनाथ आदित्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देवरिया जैसे शेल्टर होम के मामले भी सामने आए थे, और वहाँ भी लड़कियों के साथ यौन शोषण की बातें कही गई थी। अब कानपुर में कोरोना से 57 लड़कियां संक्रमित हैं, और संक्रमित ही नहीं, 7 लड़कियां इनमें गर्भवती भी है। जाहिर है कि एक मामला फिर उबाल पे है, कहाँ से वो गर्भवती हुई। हालांकि तमाम लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस बालिका संरक्षण गृह जो है उसको उसका क्वारंटाइन किया गया है, उसकी सील कर दिया गया, और उसके साथ उसका सैनिटाइज़र वगैरह वहाँ छिड़काव हो रहा है। लेकिन एक बड़ा मामला है कि सरकार की नाक के नीचे 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, और कैसे पाई गई वो तो बाहर नहीं जाती थी, तो कौन बाहर से अंदर आता था, इससे कई तरह के सवाल है। और मामले ने तूल पकड़ लिया है। गर्भवती होने की खबरों ने सनसनी फैलाई और विपक्ष को हमला करने का मौका मिला है, और फिर इसमें देवरिया का मामला भी फिर उछाला गया। जाहिर है कि संरक्षण गृह पर सवाल उठेंगे ही। ज़िलाधिकारी हालांकि यहाँ के ब्रह्मदेव राम तिवारी हैं, उन्होंने भी हालांकि इसकी पुष्टि की है कि 57 लड़कियों को कोरोना है और 7 लड़कियाँ गर्भवती भी हैं, और उनमें 5 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं।
यानी प्रशासन का कहना है कि ये लड़कियां एटा, आगरा, कन्नौज, फिरोज़ाबाद और कानपुर की बाल कल्याण समितियों से यहाँ भेजी गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो गर्भवती लड़कियां वहाँ आई थी वो पहले से ही गर्भवती थी। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि सरकार ने पहले क्यों नहीं बताया। अगर कोरोना पॉजिटिव उनका कोरोना की जांच नहीं की गई होती तो हो सकता है कि मामला सामने नहीं आया होता, क्योंकि फिर तो मामला कहीं था ही नहीं, अभी खबरें थी ही नहीं। तो सरकार पे तो सवाल उठते हैं, सरकार पे, प्रशासन पे जाहिर है कि सरकार सवालों में है। क्यों नहीं बताया गया पहले कि वो गर्भवती थी। अब जब मामला उछला है तो रातों रात जब 7 लड़कियों के गर्भवती होने की बात सामने आई है, अब जाके प्रशासन ये कह रहा है कि पहले से गर्भवती हैं। लेकिन सरकार पे सवाल, बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं सरकार पे, प्रशासन पे, और इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है कि वह पहले से गर्भवती थी, लेकिन गर्भवती जब हुई तो उनके उस संज्ञान में क्यों नहीं आया, ये बात भी अपने आप में चौंकाने वाली है। दरअसल 12 तारीख को सरकार ने तमाम शेल्टर होम में रैंडम तरीके से कोरोना टेस्ट करने का आदेश दिया था। इस शेल्टर होम में यानी कानपुर में 173 बच्चियां हैं। इनमें 63 शोषण का शिकार आई हैं, जिनके मामले पॉक्सो एक्ट में भी केस चल रहे हैं। पहले 5 बच्चों हुआ कोरोना टेस्ट हुआ तो 1 पॉजिटिव आई, बाद में सारी बच्चियों का हुआ तो 57 पॉजिटिव मिले। लड़कियों के पहले से गर्भवती होने के प्रशासन के दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उठाएगा ही। जाहिर है कि एक बड़ा मामला है। 57 लड़कियां सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पाई गई, बल्कि 7 लड़कियां गर्भवती हैं। क्यों गर्भवती हुई, कैसे हुई, अपने आप में एक बड़ा मामला है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार अब तक इसको छुपाती आई है, छुपाती रही है। लेकिन इस छुपाने से काम चलने वाला नहीं। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की जब रिपोर्टिंग करने के लिए एक न्यूज़ चैनल और एक समाचार चैनल के लोग गए तो वहाँ उनके साथ उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर, और रात भर उनको थाने में रखकर पीटा भी गया। ऐसी बातें भी आई। बाकायदा एक टीवी हिंदी टीवी करके एक चैनल है, उसने इसकी शिकायत गृह सचिव, मुख्य सचिव से की है। इस मामले में क्या कुछ होता है ये तो देखने की बात है। लेकिन मामला ये है कि मामला गरमाया है और पत्रकारों को जो एक उत्पीड़न का सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यहाँ भी यह है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कानपुर के बाल संरक्षण गृह के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर को लेकर कहा कि ऐसी घटना का सामने आना दिखाता है कि इस तरह के संस्थानों में यानी बाल संरक्षण गृह में जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है। सवाल उठेंगे। अब प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह में 57 बच्चियों के कोरोना वायरस के लिए जांच होने के बाद एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है कि लड़कियां गर्भवती निकली और उसमें से एक एड्स पॉजिटिव भी निकली। उन्होंने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का याद किया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है। फिर देवरिया का मामला उन्होंने उठाया कि देवरिया में भी इसी तरह का मामला सामने आया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि कानपुर बाल संरक्षण, उन्होंने ट्वीट किया कि कानपुर बाल संरक्षण गृह से आई खबर से उत्तर प्रदेश में आक्रोश है। कुछ नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर मामला सामने आया है। इनमें 57 कोरोना से, वही 8 से भी ग्रसित हैं। इनका तत्काल इलाज हो, सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ फ़ौरन जांच बिठाए। कानपुर की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने भी सवाल उठाए और लड़कियों को जो एक अधिकार मिला हुआ है, बलात्कार पीड़ितों को ये ऑप्शन मिलता है कि वे गर्भ को गिराने की मांग कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल से प्रशासन से पूछा क्या इस विकल्प के बारे में उनको जानकारी दी गई, अगर नहीं दी गई तो क्यों, आखिर इन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। राज्य महिला आयोग ने भी डीएम से रिपोर्ट तलब की है। सरकार की बात मान भी ली जाए कि हाँ ठीक है वो पहले से गर्भवती हैं वो लड़कियां, तो भी इसकी जांच होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जांच के बाद ही बहुत सारी बातें सामने आएंगी। मुजफ्फरपुर में देखा, हालांकि सीबीआई के कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई ने मुजफ्फरपुर में दोषियों को सज़ा तो दिलवाई, लेकिन
बच्चियों ने जो तोन वाले अंकल, मूछ वाले अंकल की बात कही थी, वो तमाम तोन वाले और मूछ वाले अंकल कहीं बच के निकल गए। तो जाहिर है कि सियासत से जुड़े जो लोग मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में संलग्न थे, शामिल थे, उनको सीबीआई ने बचा लिया। क्योंकि अगर सीबीआई नहीं बचाती उन लोगों को तो जाहिर है कि उसकी आंच नीतीश कुमार की सरकार तक पहुंचती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नीतीश कुमार को लताड़ा और साफ शब्दों में कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड सरकार के संरक्षण में हुआ है। तो जाहिर है कि जो सरकार बिहार में है वो एक बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। ये अदालत की टिप्पणी है। जब मुजफ्फरपुर का कांड हुआ था तो एक कविता उस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हुई थी। वो कविता ये थी कि बच्चियों की चीखों और भेड़ियों के कहकहों के बीच, बच्चियों की चीखों और भेड़ियों के कहकहों के बीच महीनों बाद राजा ने चुप्पी तोड़ी। क्योंकि नीतीश कुमार एकदम चुप थे, सन्नाटे में थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इस पे लगातार प्रदर्शन हो रहे। तो उसी पे कविता है कि बच्चियों की चीखों और भेड़ियों के कहकहे के बीच महीनों बाद राजा ने चुप्पी तोड़ी, मुस्कुराते हुए ऐलान किया। उन्होंने जो ऐलान किया था जांच का, तब वो उनके चेहरे पे हंसी थी, मुस्कुराहट थी, एक कुटिल मुस्कान उस वक्त खेल रही। उसी को लेके एक कविता लिखी थी कि बच्चियों की चीखों और भेड़ियों के कहकहे के बीच महीनों बाद राजा ने चुप्पी तोड़ी, मुस्कुराते हुए ऐलान किया, हम शर्मसार हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पास बैठे भेड़ियों ने तालियां बजाई, आंखों आंखों में इशारे हुए, फिर ठठाकर हंसे भेड़िए। कमरे में बच्चियां चीख रही थी, राजा भेड़ियों के बीच बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बहुत सारे सवाल हैं शेल्टर होम को लेके, बहुत सारी चीखें बच्चियों की उन शेल्टर होम के कमरों में दम तोड़ गई हैं। मुजफ्फरपुर हो या उत्तर देवरिया या कानपुर या पटना बिहार के कई शेल्टर होम के में इस तरह के किस्से सामने आए। पटना का मामला भी सामने आया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया है, इस वीडियो में देखें और फिर तय करें कि ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का हक है क्या, जो 34 बच्चियों के बलात्कार को भी बहुत बड़ी घटना नहीं मानती है और बच्चियों की चीखें बंद कमरे में न सिर्फ दम तोड़ती है बल्कि उन चीखों पर ही सत्ता का सिंहासन धरा गया है। वीडियो सुने और अगर ठीक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में नीतीश सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी झेल रही थी। कोर्ट मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में लगातार सरकार को फटकार लगा रहा था। वहीं इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है क्योंकि मामले की आंच सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया है। बीते साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 मासूम बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि शेल्टर होम की आड़ में बच्चियों के साथ गंदी हरकत की जा रही थी। इस कांड की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। मामले में अब तक मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से लेकर नीतीश सरकार में मंत्री रही मंजू वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कठोर टिप्पणी की थी कि सरकार के नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा, लेकिन नीतीश सरकार को कैसे कुछ पता नहीं चल सका। अभी तक तो अदालत सिर्फ सरकार को फटकार ही लगा रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर अश्विनी की याचिका पर दिए। अश्विनी शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को नशीली दवाइयों का इंजेक्शन लगाकर उनका इस्तेमाल करता था। अश्विनी ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि सीबीआई तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मुजफ्फरपुर के पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अतुल कुमार सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका पर जांच होनी थी। इसके बाद पॉक्सो जज मनोज कुमार ने सीबीआई को इन तीनों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 7 फरवरी को ये मामला मुजफ्फरपुर कोर्ट से दिल्ली विशेष पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था और अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होने की संभावना है।